ड्रामा के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड शेंजी को, जो कि अभी गांव से अपने रियल फैमिली के पास रहने के लिए आ रही होती है। जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है तो मेड उसे तुरंत ही घर के अंदर जाने के लिए बोलती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। शेंजी उस मेड के बिहेवियर से जान जाती है कि वो उसे कितना ज्यादा चिढ़ रही है। तभी हम हमारे मेल लीड जो को देखते हैं, जो कि शेंजी की तरफ ही देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसे शेंजी के बारे में ही बता रहा होता है कि वो अनन फैमिली की रियल डॉटर है, जो कि अभी गांव से अपनी रियल फैमिली के पास रहने के लिए आई है। शेंजी हमें बता रही होती है कि वो असल में पुराने ज़माने की है और अचानक से एक दिन वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुँच गई। अब शेंजी जैसे ही अपने घर में जाती है तो देखती है कि उसके ग्रैंडपा, उसके मॉम डैड और उसके ब्रदर और सिस्टर यहाँ पर बैठे होते हैं। शेंजी मॉम से बताने लगती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, पर शेंजी के डैड यहाँ पर कहने लगते हैं कि इस लड़की के लिए अब एक ट्यूटर हायर करो और वो इसे तौर तरीके सिखाए। ये लड़की गाँव से आई है और इसे कुछ भी आता जाता नहीं है, तो ये हमारी फैमिली की बेइज्जती ना करा दे। शेंजी का भाई चैन उस पर हंसने लग जाता है कि ये लड़की तो कॉलेज भी पढ़ के नहीं आई है, तो आखिर ये क्या ही सीख लेगी। तो शाओ कहने लगती है कि ब्रदर सिस्टर के बारे में ऐसा मत बोलो, नहीं तो हमारे पेरेंट्स को बुरा लगेगा। तभी ग्रैंडपा शेंजी से पूछने लग जाते हैं कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो शाओ तो खुश होने लगती है कि मैं तो फालतू में इससे डर रही थी, ये तो गाँव से आई हुई है और लगता है इतना बड़ा घर देखकर इसे डर लग रहा है। तभी इतने में शेंजी अपने ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा मुझे बड़ों के बीच में बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोल रही थी और मेरे अंदर आपका खून है, तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर मेरे ग्रैंडपा मुझे चीज़ें सिखाएंगे तो मैं चीज़ें सीख जाऊंगी। तो फिर ग्रैंडपा तो शेंजी की बातों से बहुत ही खुश होते हैं कि ये हुई ना मेरी ग्रैंड डॉटर। फिर शेंजी मेड को चाय लाने के लिए बोल रही होती है, पर मेड उसका ऑर्डर नहीं सुनती। तभी ग्रैंडपा शेंजी से पूछते हैं कि तुम्हें चाय क्यों चाहिए। तो वो कहती है कि ग्रैंडपा मैं पहली बार आपसे मिलने आई हूँ, तो मैं आपको रिस्पेक्ट देने के नाते चाय ऑफर करना चाहती हूँ। तो फिर ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश होते हैं और तुरंत ही मेड को चाय लाने के लिए बोलते हैं। फिर शेंजी इस घर के सारे लोगों को देखकर समझ रही होती है कि सभी लोग बहुत ही चालाक है और इनमें से कोई भी उसे पसंद नहीं करता है, और खास करके उसकी जो फेक सिस्टर है उसके तो मुंह पे ही दिख रहा है कि वो उसे कितना चिढ़ रही है। शेंजी सोचती है कि अब इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे इस घर की पावर हासिल करनी पड़ेगी और अब मुझे इस घर की हेड बनना होगा। फिर शेंजी अपने ग्रैंडपा को चाय देते हुए कहने लग जाती है कि ग्रैंडपा मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं 20 साल तक आपका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाई, लेकिन अब से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। तो ग्रैंडपा तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वो शाओ और चैन को सुनाने लगते हैं कि देखो तुम लोग के अंदर तो बिल्कुल तमीज़ नहीं है, कुछ शेंजी से सीख लो। और फिर ग्रैंडपा शेंजी को समझा देते हैं कि तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो मेड को कह देना, और फिर वो अपना रेस्ट करने चले जाते हैं। फिर शेंजी के डैड उसे बताने लगते हैं कि कल ट्यूटर आ जाएगी और वो तुम्हें चीज़ें जो सिखाएगी वो अच्छे से सीख लेना, क्योंकि फैमिली के रूल्स तुम्हें पता होने चाहिए। और फिर शेंजी की मॉम उसे शाओ से मिलवाने लगती है और बताती है कि ये तुम्हारी सिस्टर है और इसे मैंने अडॉप्ट किया तो क्या हुआ, ये भी हमारी रियल बेटी की तरह है, तो इसका अच्छे से ख्याल रखना। तो शेंजी कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं इसे अपनी सगी सिस्टर की तरह ही मानूंगी। फिर शेंजी की मॉम मेड को कहकर उसे उसका रूम दिखाने के लिए बोल देती है। तभी यहाँ पर शाओ को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और ये सोचती है कि ये गाँव की लड़की यहाँ पर आकर मेरी जगह ले नहीं सकती है, इस फैमिली की डॉटर सिर्फ मैं ही होनी चाहिए और मैं इसे इस घर से निकलवा दूंगी। फिर हम देखते हैं कि ये मेड यहाँ शेंजी को उसका रूम दिखाने के लिए लेकर आती है और बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही होती है। तभी शेंजी उसे ऑर्डर देती है कि मेरा रूम मुझे सही नहीं लग रहा है, इसकी बेडशीट चेंज करो और साथ ही ये सारे जो डॉल्स वगैरह है ना यहाँ से हटाओ। तो ये मेड मना करने लग जाती है कि वो नहीं सुनेगी। तो शेंजी कह देती है कि मैं यहाँ की मास्टर हूँ और तुम सर्वेंट हो, तो अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो किसी और को बोलो, नहीं तो फिर मैं जाकर ग्रैंडपा को बोल दूंगी। तो फिर ये मेड डर के उसकी बेडशीट वगैरह चेंज करने चली जाती है। फिर शेंजी यहाँ लॉ की बुक्स पढ़ रही होती है और वो बहुत ही खुश होने लगती है कि इस ज़माने में तो जेंडर इक्वालिटी पॉलिसी है, यानी मैं इस फैमिली की हेड बन सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये मेड शेंजी के ऊपर नजर रख रही होती है और वो यहाँ से जाने के बाद शाओ और चैन को उसके बारे में सब बताने लगती है कि वो 2 घंटे से लॉ की बुक्स पढ़ रही थी। ये जानकर शाओ और चैन दोनों ही कह रहे होते हैं कि उसे तो कुछ आता जाता नहीं है, लगता है ग्रैंडपा को दिखाने के लिए सब शो ऑफ कर रही है। फिर शाओ मेड से पूछती है कि वो ट्यूटर कब आने वाली है, तो मेड बताती है कि कल 9 बजे ट्यूटर पहुँच जाएगी। फिर अगली सुबह जब शेंजी यहाँ सो रही होती है तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और एक ओल्ड लेडी उसे बताती है कि मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ और अब से हर 9 बजे मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाने के लिए आऊँगी और तुम्हें मुझसे रूल्स वगैरह सीखने होंगे और 9 बजे से लेट हम बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो फिर मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। शेंजी उसे कह देती है कि यहाँ पर मैं मास्टर हूँ और आखिर आप मुझे ऐसे यहाँ पे डिस्टर्ब करने कैसे आ सकती हैं,
हाँ माना कि आप मुझे ट्यूटर करने आई थी, लेकिन आपको खुद ही रूल्स वगैरह नहीं पता है, तो आप मुझे क्या सिखाएंगी? इसलिए अब आपको मुझे सिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं आपको फायर कर रही हूँ। ऐसा बोलते हुए शेंजी तो दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर जब शाओ को ये पता लगता है तो वो मॉम डैड को इस बारे में कंप्लेन करने लगती है कि शेंजी ने ट्यूटर को भगा दी। फिर शेंजी के डैड उसे यहाँ पर बुलाकर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम ऐसे कैसे ट्यूटर को निकाल सकती हो, मैंने तुम्हें यहाँ पे रूल्स वगैरह सिखाने के लिए उसे हायर किया था। शेंजी कहती है कि उनको खुद ही रूल्स वगैरह नहीं पता थे, इसलिए मैंने उन्हें फायर किया क्योंकि वो मुझे सिखाने लायक थी ही नहीं। तो फिर इसके डैडी से और भी ज़्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और तभी यहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं और झगड़े की आवाज़ सुनकर वो पूछ लगते हैं कि यहाँ पर क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो फिर शेंजी के डैड शेंजी के बारे में उन्हें बताने लगते हैं कि डैड देख लो, इस लड़की की यहाँ पर आते के साथ ही बदतमीजी शुरू हो गई है, इसने मेरी हायर की हुई ट्यूटर को यहाँ से फायर कर दी बिना मुझसे पूछे। तो फिर शेंजी ग्रैंडपा को बताने लगती है कि ग्रैंडपा इसमें मेरी गलती नहीं है, वो ट्यूटर सही नहीं थी और मैंने तो फैमिली की रेपुटेशन को बचाने के लिए उन्हें फायर करी हूँ, क्योंकि जब उन्हें खुद ही रूल्स वगैरह नहीं आते तो वो मुझे क्या ही सिखाती। और डैड को अच्छी समझ नहीं है, उन्होंने ट्यूटर को पहचाना ही नहीं। तो फिर ग्रैंडपा शेंजी की बात पर एग्री करते हैं और शेंजी के डैड को चिल्लाने लगते हैं कि हाँ शेंजी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें बिल्कुल भी चीज़ें समझना नहीं आता है, तभी तो तुमने कंपनी के 2 प्रोजेक्ट को भी खराब कर चुके हो। तो फिर शेंजी के डैड कहते हैं कि डैड आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं। तभी यहाँ पर शेंजी की मॉम उन्हें मनाने लग जाती है और कहती है कि शेंजी के डैड शेंजी की फिक्र कर रहे हैं, इसलिए ये सब कर रहे थे, क्योंकि 2 दिन बाद जी फैमिली की ओल्ड मैडम की बर्थडे पार्टी है और वहाँ पर शेंजी अगर रूल्स वगैरह नहीं सीखी रहेगी तो हमारी बेइज्जती करवा देगी। तभी इतने में शाओ कहने लगती है कि मॉम डैड क्यों ना हम लोग शेंजी को उस पार्टी में ना लेके जाए, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये रूल्स वगैरह नहीं सीख पाएगी, तो अच्छा रहेगा कि ये आराम से रूल्स वगैरह सीखे। और ये मन में सोचती है कि वो रिचेस्ट फैमिली की बर्थडे पार्टी है, तो अगर वहाँ पर ये भी मेरे साथ जाएगी तो सभी लोग मेरे बारे में बात करेंगे कि मैं फेक डॉटर हूँ और ये रियल है, तो फिर मैं आखिर सबको कैसे फेस करूँगी। तो शेंजी कहती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे अच्छे के लिए सब बोल रही हो कि मैं वहाँ पर जाऊँगी तो लोग मेरे पर हंसेंगे, लेकिन तुम ही सोचो मैं इस फैमिली की रियल डॉटर हूँ, अगर मैं ही पार्टी में नहीं गई ना तो फिर हमारी फैमिली का नाम खराब होगा और लोग सोचेंगे कि हमारे अंदर बिल्कुल मैनर्स नहीं है। तो फिर ग्रैंडपा इस पर कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो और वो कहते हैं कि शेंजी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी ट्यूटर हायर करूंगा जो कल ही आकर तुम्हें चीज़ें वगैरह सिखा देगी। और फिर ये कह के ग्रैंडपा चले जाते हैं और शाओ शेंजी की मॉम से कहने लगती है कि मॉम सुनो ना, हम ना उस लड़की को कैसे पार्टी में ले जा सकते हैं, इसे तो कुछ भी नहीं आता है, तो ये हमारी फैमिली की बेइज्जती करवा देगी। तो मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, जब ट्यूटर आएगी तो उसे चीज़ें वगैरह सिखा देगी, और वैसे भी तुम दोनों ही हमारी फैमिली की डॉटर्स हो तो मैं तुम दोनों को ही बराबर ट्रीट करने वाली हूँ। और शेंजी को तुम समझा देना कि वो पार्टी में ज़्यादा बातें ना करे, फिर बेइज्जती नहीं होगी। तो फिर शाओ खुश जाती है कि ठीक है मॉम, मैं उसे समझा दूंगी। फिर ये कहकर मॉम चली जाती है और शाओ सोचती है कि अब ये पार्टी में जाके रहेगी ना तो अब मैं इसकी वहाँ पर बेइज्जती करूँगी, ताकि फिर जब फैमिली का नाम खराब होगा तो ग्रैंडपा खुद ही उसे धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। फिर हम देखते हैं डायरेक्ट 3 दिन बाद शेंजी की पूरी फैमिली यहाँ बर्थडे पार्टी के लिए पहुँच जाते हैं। और फिर हम यहाँ पर जो को भी देखते हैं और हमें पता लगता है कि ये रिचेस्ट फैमिली उसकी फैमिली है और आज उसकी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी है। यहाँ पर जो का भाई काफ़ी शॉक हो रहा होता है कि वो आखिर यहाँ पार्टी में कैसे आ गया। तो जो कहता है कि आखिर मैं ग्रैंडमा की बात कैसे टाल सकता था। फिर यहाँ पर शेंजी की मॉम शाओ से कह देती है कि शेंजी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं जानती है, तो तुम उसे आसपास घुमाने के लिए लेकर जाओ और अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलवाओ। और वो शेंजी को भी समझा देती है कि तुम शाओ के साथ ही रहना। फिर शाओ यहाँ पर शेंजी से कहने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं है ना, इसलिए ज़्यादा बात मत करना, नहीं तो हमारी फैमिली की बेइज्जती करवा दोगी। शेंजी कहती है कि तुम्हें बहुत पता है, लगता है तुम पहले ही अपनी बेइज्जती करवा चुकी हो, और वैसे तुम मेरी नहीं बल्कि अपनी खुद की फिक्र करो। तो फिर शाओ गुस्सा होकर चली जाती है और तभी जो यहाँ पर शेंजी की ये सारी बातें सुन लेता है और उसे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। फिर हम देखते हैं कि शेंजी पार्टी में सभी को ड्रिंक करता हुआ देखकर यहाँ पे रखी हुई ड्रिंक को टेस्ट करती है, पर उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी यहाँ पर शाओ आकर शेंजी को बताने लगती है कि ब्रदर ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है और वो अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है। तो शेंजी ये सुनते के साथ ही चैन को देखने के लिए जाती है और शाओ यहाँ पर खुश होने लगती है कि अब इसकी बेइज्जती होगी। हम देखते हैं कि चैन इतना ड्रंक होता है कि वो सभी को शेंजी के बारे में बुराई कर रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं उस गांव की लड़की को बिल्कुल भी अपनी सिस्टर नहीं मानता हूँ, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तो इसके सारे फ्रेंड्स मिलकर शेंजी के ऊपर ही हंस रहे होते हैं। तभी शेंजी यहाँ पर पहुँच जाती है तो शाओ चैन को रोकने की कोशिश करती है कि सिस्टर ने सब सुन लिए
तो चैन कहता है कि तो क्या हो गया, मैं सब सही तो कह रहा हूँ। फिर शेंजी चैन को माफ़ी मांगने के लिए बोल रही होती है, तो वो नहीं सुनता और उसके सभी फ्रेंड्स भी कहने लगते हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो ये क्या कर लेगी, क्या इसके ऊपर हाथ उठाएगी। चैन कहता है कि तुम मुझ पे हाथ उठा ही नहीं सकती। तब इतने में शेंजी उसे थप्पड़ लगा देती है। तो फिर ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं और शाओ भी कहने लगती है कि तुम ब्रदर को कैसे मार सकती हो। तो शेंजी उसे भी मारती है और फिर कहती है कि तुम लोग यहाँ पर हमारी फैमिली का नाम खराब कर रहे हो ये सारी हरकतें करके, इसलिए मैं तुम लोग की बड़ी बहन होने के नाते तुम दोनों को ही तमीज़ सिखा रही हूँ। फिर यहाँ पर जो भी आया होता है और वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। फिर इतने में यहाँ पे शेंजी की फैमिली और जो के ग्रैंडमा भी आ जाती है और शेंजी जो की ग्रैंडमा से माफ़ी मांगने लगती है कि ये आपकी बर्थडे पार्टी है और यहाँ पर मेरे ब्रदर और सिस्टर ने फालतू के हंगामे करके आपकी पार्टी को ख़राब कर दिए, इसलिए मैं उनकी जगह आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। तो शेंजी की मॉम तो उसे चिल्लाने लगती है कि यहाँ पर अपने ब्रदर सिस्टर के ऊपर झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ और तुम यहाँ पर हंगामे कर रही हो। तो फिर जो की ग्रैंड माँ शेंजी की साइड लेते हुए शेंजी की मॉम से कहती है कि आपको अभी क्या ही पता है सिचुएशन, तो आखिर आप अपनी बेटी को ही कैसे चिल्ला सकती है, पहले आपको सच जानना चाहिए। फिर जो की ग्रैंडमा पूछने लग जाती है कि जो भी लोग अभी यहाँ प्रेजेंट है उनमें से क्या कोई सही सामने आकर बता सकता है कि यहाँ पर क्या हुआ था और क्या इसमें सच में शेंजी की गलती है या फिर उसके ब्रदर और सिस्टर की। तो कोई भी यहाँ पर सामने आने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा होता है। पर तभी इतने में जो अपनी ग्रैंडमा से कहता है कि मैं बताने के लिए तैयार हूँ और वो शेंजी की साइड लेते हुए बताता है। तो फिर जो की ग्रैंडमा शेंजी की मॉम से कहती है कि सुना ना आपने, आपकी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप यहाँ पर बिना कुछ जाने उसे ही ब्लेम कर रही थी। फिर जो की ग्रैंडमा शेंजी की तारीफ करने लगती है कि तुम कितनी अच्छी बच्ची हो और तुम मुझे बहुत ही पसंद आई हो, तो मेरे साथ चल के बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर शेंजी उनके साथ जाने लगती है और तभी वो जो से कहती है कि थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तो जो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे लोगों की हेल्प करना पसंद है। तो शेंजी कहती है कि फिर तो आप बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन हो। और फिर इसके बाद शेंजी उसके ग्रैंडमा के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि घर पे आने के बाद शाओ और चैन मिलकर ग्रैंडपा को शेंजी के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं, तो ग्रैंडपा उल्टा इन लोग को चिल्लाते हैं। तब यहाँ पर शेंजी की मॉम ग्रैंडपा से कहने लगती है कि डैड आप इन लोग को मत चिल्लाओ, इन सब में शेंजी की गलती है, वहाँ पर आखिर इसने इन दोनों को थप्पड़ क्यों लगाई। तो शेंजी कहती है कि ग्रैंडपा उस टाइम पर ब्रदर बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था और बहुत ही बहकी बहकी बातें कर रहा था और जिसकी वजह से सभी लोग हमारी फैमिली के ऊपर हंस रहे थे, तो मैं बस हमारी फैमिली का नाम बचाने के लिए इसे सबक सिखा रही थी ताकि वो होश में आ जाए। तो फिर ग्रैंडपा यहाँ पर शेंजी की बात पर एग्री करते हैं और कहते हैं कि शेंजी बिल्कुल सही कह रही है, आखिर ऐसे कैसे तुम पार्टी में जाकर इतनी ड्रिंक करके इतने ड्रंक हो सकते हो और हमारी फैमिली के बारे में ये सब बातें कर सकते हो। और शाओ तुम भी अपने ब्रदर की साइड ले रही थी और उसका इन सब में साथ दे रही थी, तो तुम भी गलत हो। और फिर ग्रैंडपा इन दोनों को डांट कर शेंजी की तारीफ करके उसके साथ यहाँ से चले जाते हैं। फिर चैन और शाओ मिलकर मॉम को दिखाने लगते हैं कि मॉम देखो उसने हमें कितना जोर से मारी है, पूरा निशान बन गया है। तो मॉम कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम लोग के लिए डॉक्टर बुलाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेंजी अपनी ट्यूटर के साथ यहाँ पर आके बैठती है और शेंजी की ट्यूटर उसकी मॉम को सब बताने लगती है कि शेंजी ने अब सब कुछ सीख चुकी है और उसे अब सारे रूल्स वगैरह आ गए हैं। तो फिर मॉम काफ़ी शौक होती है कि इतनी जल्दी उसने सब सीख ली। तभी इतने में शाओ कहने लगती है कि सिस्टर अब तुमने सारे रूल्स वगैरह सीख लिए, तो मैं तुम्हें बाहर पार्टी में लेके चलना चाहती हूँ अपने फ्रेंड से मिलवाने के लिए। सिस्टर तुम घर पे रहकर भी कितना बोर हो रही होंगी, तो मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा और मैं लास्ट टाइम के लिए तुमसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। तो फिर मॉम भी यहाँ पर शेंजी को समझाने लगती है कि अब तुम्हें अपनी सिस्टर को माफ़ करना चाहिए और दोनों सिस्टर को अच्छे से रहना चाहिए। तो शेंजी भी हाँ बोलती है और वो शाओ के साथ यहाँ पार्टी में आ जाती है। शाओ यहाँ पर शेंजी को बताती है कि ये ऑक्शन पार्टी है सिस्टर और यहाँ पर मेरे सारे फ्रेंड्स भी आए हैं। और फिर ये लोग जब बैठते हैं तो शाओ अपनी फ्रेंड्स को बताने लगती है कि ये मेरी सिस्टर है जो अभी गाँव से आई हुई है। तो सभी लोग शेंजी की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि इस लड़की का तो कोई लेवल नहीं है यहाँ पार्टी वगैरह में आने का और हम इसके साथ बैठ रहे हैं। तो फिर शाओ शेंजी से कहने लगती है कि सिस्टर तुम्हें अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है ना, तो तुम बस शांत से बैठना और देखते रहना। फिर शाओ की फ्रेंड भी शेंजी का ही मजाक उड़ा रही होती है, तो फिर शेंजी भी इन लोग का अच्छे से जवाब देती है और फिर शाओ और उसकी फ्रेंड का मजाक बन जाता है। और तभी यहाँ पर एक जो लड़की होती है उसे शेंजी की बातें बहुत पसंद आती है, तो वो शेंजी को अपने पास बैठने के लिए बोलती है और उसे काफ़ी सारी बातें करते हुए उसकी अच्छी फ्रेंड बन जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो को, जो कि शेंजी को ही देख रहा होता है। फिर यहाँ पर बीडिंग लगना स्टार्ट हो जाती है और सबसे पहली बीडिंग एक पेंटिंग के ऊपर लगने जा रही होती है। तभी शेंजी लूसी को मना करती है कि तुम इसके ऊपर बीडिंग मत लगाना क्योंकि ये पेंटिंग नकली है। तो फिर लूसी कहती है कि तुम्हें कैसे पता, यहाँ पर तो सभी लोग बीडिंग लगा रहे हैं, क्या पता ये असली होगी। तो शेंजी कहती है कि मैं ज़्यादा जानती हूँ और वो मन में सोचती है कि ये पेंटिंग तो उसके ज़माने की डुप्लीकेट कॉपी है और ये असली है ही नहीं।
फिर इतने में यहाँ पर जो भी आकर बैठ जाता है और वो शेंजी से कहने लगता है कि तुम्हें तो ये सारी चीज़ों की कितनी नॉलेज है, तो तुम मेरी भी हेल्प कर दो। फिर यहाँ पर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बिडिंग लगने जा रही होती है और जो शेंजी से पूछता है कि बताओ ये रियल है कि नहीं। तो शेंजी कहती है कि वो मैं ट्राई करूँगी तो मुझे पता लगेगा। तो फिर जो शेंजी को स्टेज पर भेज देता है उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करके ट्राई करने के लिए। तब यहाँ पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि शेंजी को क्या ही आता होगा, वो इसे कहाँ प्ले कर पाएगी। पर शेंजी तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक प्ले करने लगती है और सभी लोग उसे इम्प्रेस होते हैं, खास करके जो भी। फिर शेंजी उसे बताती है कि ये रियल है। तो फिर जो 100 मिलियन की बिडिंग लगाता है और वो कह देता है कि अगर कोई प्राइस को बढ़ाएगा तो वो भी हार नहीं मानने वाला है और आखिरी तक कंपटीशन करेगा। तो फिर सभी लोग डर जाते हैं और कोई भी इस पर बिडिंग नहीं लगाता और जो को ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। फिर जो शेंजी को थैंक यू कहने लगता है कि उसने उसकी बहुत बड़ी हेल्प की है और फिर वो बदले में उसे एक सजेशन देता है कि तुम्हारी स्माइल बहुत ही फेक है। ऐसा कहकर वो चला जाता है। तो शेंजी को उस पर गुस्सा आती है। तभी लूसी शेंजी से कहने लगती है कि लगता है मिस्टर जो तुम्हें काफ़ी इंटरेस्टेड था, उसने लास्ट टाइम भी पार्टी में तुम्हारी हेल्प किया था और अभी भी तुमसे ही बातें कर रहा था और लगता है तुम्हारे लिए यहाँ पर आया था। शेंजी कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा को वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ला कर देता है। तो ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने पता करवाया था एक्सपर्ट से कि ये रियल है। तो कहता है कि हाँ, लास्ट टाइम आप पार्टी में जिस लड़की से मिली थी ना, वही थी वो, और वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं उस लड़की को थैंक्स करना चाहती हूँ, तो तुम उसे डिनर पार्टी में इन्वाइट कर देना। फिर शेंजी जैसी घर पहुँचती है तो उसके मॉम डैड उसे बुलाते हैं और यहाँ पर शाओ पहले ही उन्हें कंप्लेन कर चुकी होती है कि शेंजी ने पार्टी में मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। तभी इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो शेंजी की तारीफ करने लगते हैं कि इसने तो अच्छा काम करी है। और वो रिचेस्ट फैमिली की ग्रैंडमा शेंजी से बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए उन्होंने शेंजी को अपने घर पे डिनर पे इनवाइट किया है। फिर ग्रैंडपा शेंजी को समझाने लगते हैं कि जी फैमिली इस शहर की रिचेस्ट फैमिली है, तो अगर तुम्हारी वजह से हमारा उनके साथ अच्छा कनेक्शन बन जाएगा तो हमें बिजनेस में बहुत ही फ़ायदा हो सकता है, इसलिए तुम उनके घर जाकर ओल्ड मैडम के साथ अच्छे से बातें करना। शेंजी कहती है कि ग्रैंडपा मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर डैड भी शेंजी से खुश होते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ, तुम ओल्ड लेडी के सामने अच्छे से सेंसिबल बिहेव करना ताकि वो तुम्हें बहुत ही पसंद करे। शेंजी कहती है कि ठीक है डैड। तभी यहाँ पर शाओ बहुत ही गुस्सा हो रही होती है और वो बहुत ही नाटक कर रही होती है। तो ग्रैंडपा उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें तो बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, तुम ऐसे बिहेव करोगी तो कैसे चलेगा। तो फिर वो चुप हो जाती है और कहती है कि ठीक है ग्रैंडपा। फिर हम देखते हैं कि शेंजी यहाँ जो के घर पे पहुँचती है और ग्रैंडमा उसकी तारीफ करने लगती है कि जो ने मुझे बताया कि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तुमने चुनी हो और मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी यंग होने के बाद भी इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर शेंजी को कहती है कि क्या तुम मुझे एक सॉन्ग प्ले करके सुना दोगी। तो फिर शेंजी प्ले करने लग जाती है और ग्रैंडमा को बहुत ही पसंद आता है। तभी यहाँ पर जो भी आ जाता है। तो ग्रैंडमा पूछती है कि तुम अचानक से घर कैसे आ गए। तो ये कहता है कि ग्रैंडमा मैं भी आपके साथ डिनर करने आया हूँ। तो ग्रैंडमा तो खुश होने लगती है कि वो शेंजी की वजह से यहाँ पर आया है और वो कहती है कि वैसे तो तुम ऐसा करते नहीं हो। पर फिर शेंजी यहाँ पे ग्रैंडमा को मना करती है कि मेरा एक्चुअली पहले से अपॉइंटमेंट है, तो ग्रैंडमा मैं ज़्यादा रुक नहीं सकती हूँ। तो फिर ग्रैंडमा मान जाती है और शेंजी कहने लगती है कि मैं खुद टैक्सी से चली जाऊँगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि बिल्कुल नहीं, जो तुम्हें छोड़ने जाएगा। फिर दोनों ही साथ में जब जाने लगते हैं तो जो की ग्रैंडमा इन दोनों को देखकर खुश हो रही होती है और सोचती है कि जो की चॉइस बहुत ही अच्छी है। तभी जैसे यहाँ पर शेंजी कार के पीछे वाली सीट पर बैठने जा रही होती है तो ये से कहता है कि क्या तुमने मुझे ड्राइवर समझी हुई हो, और फिर वो उसके लिए आगे वाली सीट का डोर खोलता है। तो फिर शेंजी बैठ जाती है और फिर जो से पूछता है कि मैं तुम्हें कहाँ लेके चलूँ। तो शेंजी कहती है कि कहीं पे भी लेके चलो। एक्चुअली मैंने ग्रैंडमा को झूठ बोली थी, मेरा किसी भी फ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट नहीं है। जब मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है तो मैं जाऊँगी कहाँ। एक्चुअली मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और खाली हाथ आई हूँ, तो आखिर ऐसे कैसे मैं यहाँ आप लोग के साथ बैठ के डिनर कर सकती थी। मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए मैंने ग्रैंडमा को बहाना करके मना कर दी। तो जो शेंजी की तारीफ करता है कि तुम तो कितनी सच्ची हो। फिर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम मेरे साथ डिनर करने चलो। शेंजी पूछती है कि तुम तो ग्रैंडमा के साथ डिनर करने वाले थे ना। तो ये कहता है कि तुम अपनी बेल्ट लगाओ। फिर शेंजी को बेल्ट लगाने नहीं आ रहा होता है, तो जो उसके क्लोज जाकर उसकी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है। और फिर इसके बाद जो जैसे ही शेंजी को लेकर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचता है तो फिर शेंजी अपना सीट बेल्ट नहीं खोल पा रही होती है, तो फिर ये उसकी हेल्प कर रहा होता है फिर से उसके नज़दीक जाकर उसकी सीट बेल्ट खोलने में। पर शेंजी को तो कुछ और ही लग रहा होता है, इसलिए वो काफ़ी शॉक रह जाती है। फिर इसके बाद दोनों ही रेस्टोरेंट में आकर डिनर करते हैं और जो कहता है कि चलो मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो शेंजी कहती है कि नहीं, मैं टैक्सी से चली जाऊँगी, क्योंकि अगर मेरे फैमिली मेम्बर्स तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो फिर गलत समझ लेंगे और मैं फालतू के ट्रबल नहीं चाहती हूँ। तो जो कहता है कि ठीक है, और वो यहाँ से जाने से पहले शेंजी से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ डिनर करके अच्छा लगा, तो हम लोग कम से कम एक हैंडशेक तो कर ही सकते हैं।
तो शेंजी इस बारे में काफ़ी सोच रही होती है, तो जो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के हैंडशेक कर लेता है और फिर शेंजी यहाँ पर काफ़ी शॉक रह जाती है। फिर इसके बाद जब शेंजी घर पहुँचती है तो अपने डैड और ग्रैंडपा से मिलती है और उन्हें बताती है कि मैं जी फैमिली की ओल्ड मैडम को बहुत ही पसंद आई हूँ और उन्होंने कहा है कि वो नेक्स्ट टाइम भी मुझे डिनर पे इनवाइट करना चाहती हैं। तो फिर इसके डैड और ग्रैंडपा बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। फिर शेंजी जो कि ग्रैंडमा की और तारीफें कर रही होती है कि वो तो इतनी अच्छी थी कि मैं कार भी नहीं लेकर गई थी तो उन्होंने कार का अरेंजमेंट किया और मुझे यहाँ घर तक छुड़वाया। फिर ये सुनने के बाद तो ग्रैंडपा गुस्सा हो जाते हैं और शेंजी के डैड को चिल्लाने लगते हैं कि तुमने शेंजी को छोड़ने के लिए कार भी नहीं दिए, आखिर तुम कैसा अरेंजमेंट कर रहे हो। तो फिर शेंजी का डैड कहने लगता है कि डैड मैंने मेड को कहा था पर लगता है वो भूल गई होगी। तो फिर ग्रैंडपा शेंजी के डैड को बहुत चिल्लाते हैं और वो शेंजी से कह देते हैं कि अगली बार तुम बाहर कहीं पे भी जाओगी ना तो तुम्हारे लिए कार रहेगी और साथ ही मैं तुम्हें 80,000 पॉकेट मनी भी दे रहा हूँ ताकि तुम कभी किसी के घर जाओ तो अच्छे से पैसे भी खर्च कर सको। फिर शेंजी तो खुश हो जाती है पर शेंजी के डैड कहने लग जाते हैं कि डैड आखिर आप इसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हैं। तो भी ग्रैंडपा कह देते हैं कि मेरी बात को कोई मना नहीं कर सकता। फिर शेंजी ग्रैंडपा को थैंक्स बोलकर यहाँ से बाहर जाने लगती है और तभी हम देखते हैं कि शाओ और चैन छुप कर ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं और ये लोग शेंजी को बीच में रोक लेते हैं और शाओ इसे कहती है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम बस ग्रैंडपा को दिखाने के लिए सारी एक्टिंग करती हो ताकि तुम्हारी पॉकेट मनी बढ़ जाए। आखिर ऐसा क्यों, मैं इस फैमिली में इतने सालों से रही हूँ लेकिन तुम्हारी पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा क्यों हो गई। तो शेंजी कहती है कि अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम जाकर बात कर लो। तो फिर ये कहती है कि मॉम डैड तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तुमसे नहीं, और तुम्हारे यहाँ पर आने पे भी वो लोग सिर्फ मेरी केयर कर रहे हैं और तुम्हारी नहीं। तो शेंजी कहती है कि ये तुम्हें ऐसा लगता है, अब देखना आगे चल के तुम्हें पता लग जाएगा। तो फिर शाओ बहुत ही जेलस हो जाती है और कहती है कि फिर तुम मर जाओ तो अच्छा रहेगा और वो शेंजी को धक्का देने की कोशिश करती है पर शेंजी तो साइड हो जाती है और फिर शाओ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इतने में मॉम डैड भागकर यहाँ पर आ जाते हैं और शाओ रोते हुए उन्हें बताने लगती है कि शेंजी ने मुझे पुश करी है। सिस्टर मुझसे इतनी ज़्यादा जेलस है, मैंने तो सिस्टर से माफ़ी भी मांगी थी पर वो मुझसे इतनी जेलस है कि उसने मुझे मारने की कोशिश की। तो फिर डैड शेंजी को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो फिर शेंजी कह देती है कि अगली बार भी ये मेरे साथ ऐसी ही बात करेगी तो मैं इसे ऐसे ही गिरा दूंगी। तो फिर शाओ तो सुनकर शॉक हो जाती है और सोचती है कि इसने इतनी आसानी से मान ली। फिर शेंजी यहाँ से चली जाती है और ये सभी शाओ की केयर कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद जब पूरी फैमिली डिनर के लिए बैठते हैं तो शेंजी ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा अब मैंने सारे रूल्स वगैरह भी सीख ली हूँ तो मुझे और स्टडी करनी है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बिजनेस स्टडीज़ करूँ। तो फिर ग्रैंडपा इस पर खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं कॉलेज में बात करके तुम्हारा अरेंजमेंट करवाता हूँ। तो फिर शेंजी के डैड मना करने लग जाते हैं कि डैड इसके पास तो कोई बैचलर डिग्री भी नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बस यूनिवर्सिटी में बात कर लो, ऐसे ही इसका एडमिशन हो जाएगा। फिर शाओ बहुत ही गुस्सा आने लग जाती है तो शेंजी की मॉम ग्रैंडपा से कहती है कि शेंजी ने जो शाओ के साथ करी है उसने उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी। तो डैड आपको नहीं लगता कि आप इसकी साइड कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं और शाओ के साथ गलत कर रहे हैं। तो फिर यहाँ चैन भी शाओ की साइड लेते हुए शेंजी का मजाक उड़ा रहा होता है। तो ग्रैंडपा इसे चिल्ला देते हैं कि तुम्हें तो कुछ आता नहीं है इसलिए तुम मुंह बंद रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर वो शेंजी से कह देते हैं कि तुम कल से टाइम पर स्टडी करने चली जाना और हाँ कल टाइम पर घर आ जाना, तुम्हारी आंटी भी यहाँ पर आने वाली है। तो शेंजी ग्रैंडपा को थैंक्स बोलती है। तभी शाओ सोचती है कि यहाँ पर कोई भी मेरी साइड नहीं ले रहा है, लगता है अब मुझे खुद ही अपना बदला लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद जब आंटी यहाँ पर आती है तो शाओ उनसे शेंजी से बदला लेने के बारे में बात करती है। आंटी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर आंटी शेंजी को मीटिंग गिफ्ट देती है कि मैं पहली बार तुमसे मिल रही हूँ और फिर वो शेंजी को शाओ से माफ़ी मांगने के लिए बोल रही होती है। तो शेंजी नहीं मानती। तो फिर आंटी शाओ से कहती है कि इसने तुम्हें जैसे ट्रीट करी थी ना तुम भी वैसे ही करो और इससे अपना बदला ले लो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मेरे सामने तुम्हें मारेगी। फिर शाओ जैसे ही शेंजी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो शेंजी उल्टा इसे ही मार के नीचे गिरा देती है। तो फिर आंटी इसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल तमीज़ नहीं है, बड़ों के सामने हाथ चला रही हो। तो शेंजी आंटी को बताने लगती है कि लगता है आपने इस बारे में नहीं सुनी हो कि मेरा जी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्शन है और जी फैमिली की ओल्ड मैडम मुझे बहुत मानती हैं। फिर इतने में शाओ उठती है और शेंजी से कहने लगती है कि तुमने मुझे कैसे मारी, अभी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पर तभी इतने में शेंजी बीच में पैर कर देती है और फिर शाओ पानी में गिर जाती है। फिर ये लोग शाओ को पानी से बाहर निकालते हैं और शाओ बताने लगती है कि शेंजी ने मुझे पानी में धकेल दी थी मम्मी। तो शेंजी कहती है कि मॉम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करी हूँ और आंटी भी वहाँ पर थी, आप इनसे पूछ लो। फिर यहाँ पर तो आंटी शेंजी की साइड लेने लगती है और कहती है कि शाओ तुम कुछ भी झूठ मत बोलो, शेंजी ने तुम्हें नहीं गिराई थी बल्कि तुम खुद गिरी थी। तो फिर शाओ कहती है कि आंटी आप ये क्या कह रही हैं। फिर इतने में यहाँ पे ग्रैंडपा आकर पूछने लगते हैं कि यहाँ पर क्या आवाज़ें हो रही है। तो फिर शेंजी की मॉम कहती है कि कुछ नहीं डैड,
शाओ यहाँ गलती से पानी में गिर गई थी तो मैं उसे लेके जा रही हूँ। फिर ये लोग उसे लेकर जाते हैं और शेंजी यहाँ पर आंटी को थैंक्स करने लग जाती है उसका साथ देने के लिए। तो फिर आंटी कहती है कि अब मैंने तुम्हारी हेल्प करी हूँ ना, तो तुम इस बारे में याद रखना और मेरी भी हेल्प करना। तो शेंजी कहती है कि आंटी आप इसकी फिक्र मत करो, चलो हम लोग लंच करने चलते हैं। फिर रात में हम देखते हैं कि शाओ शेंजी के डैड और मॉम दोनों को इस बारे में बताने लगती है कि शेंजी ने मेरे साथ कितना कुछ गलत करी है। तो डैड तो इसे ही चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आंटी ने बता चुकी है कि तुम खुद उल्टा गिरी थी और तुम उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रही हो, तो यहाँ पर अब हम तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। और फिर मॉम डैड दोनों ही इसे ऐसा कहकर चले जाते हैं। तो फिर शाओ बहुत ही गुस्सा होने लग जाती है कि आखिर सब कोई शेंजी की बातों पर क्यों बिलीव कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। और फिर शेंजी के मॉम डैड उसे अच्छे से आके बात करते हैं और कहते हैं कि अपनी सिस्टर को माफ़ कर दो और इतना मत सोचो इसके बारे में। शेंजी हाँ बोलती है और फिर वो आंटी को बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। तभी आंटी से कहती है कि अगर तुम्हारे मॉम डैड को पता लग गया कि तुमने ही शाओ को पानी में धकेली थी तो सोचो फिर क्या होगा, तुम्हें तो ये लोग घर से बाहर निकाल देंगे। तो फिर ये कहती है कि आंटी प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो और मॉम डैड को इस बारे में मत बताना, बदले में आपकी भी मैं हेल्प करूँगी। तो फिर आंटी कहती है कि फिर तुम मुझे इस बारे में बताओ कि जब तुम जी फैमिली में गई थी तो वहाँ पर तुमने क्या कुछ बिजनेस रिलेटेड कुछ सुनी हो। तो फिर ये एक्टिंग करते हुए कहती है कि आंटी मैंने सुनी थी कि मिस्टर जो बात कर रहे थे कि वो जीफंग ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट करने वाले। तो फिर आंटी शॉक होती है कि उसकी तो सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, तो मिस्टर जो उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर ये कहती है कि आंटी क्या मैं उनसे डायरेक्टली इस बारे में पूछूं आपके लिए। तो फिर आंटी कहती है कि रहने दो, और हाँ आगे तुम्हें कुछ सुनने को बोले तो मुझे ज़रूर बताना, नहीं तो फिर मैं तुम्हारी इस चीज़ के बारे में मॉम डैड को बता दूंगी। और फिर ऐसा बोलकर जब ये आंटी चली जाती है तो शेंजी स्माइल करने लगती है और सोचती है कि मैंने तो सुनी थी कि जीफंग ऑटोमोबाइल कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली है। फिर नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि जो अपने ऑफिस में होता है और उसका असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल वगैरह बता रहा होता है, जिसमें आज उसे पेकिंग यूनिवर्सिटी में स्पीच देने के लिए भी जाना है, पर इसके लिए जो मना करने लगता है। और फिर वो शेंजी के न्यूज़ के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि मिस शेंजी के ग्रैंडपा ने उन्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया है और वो आज से ही पेकिंग यूनिवर्सिटी में स्टडी करने गई है। तो फिर ये सुनते के साथ ही जो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुमने अभी मुझे एक इन्विटेशन के बारे में बताया था ना, तो फिर ठीक है मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा स्पीच देने के लिए। आखिर मैंने भी तो उस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो मैं उन लोग को थोड़ी ना ऐसे मना कर सकता हूँ, तो जाना मुझे पड़ेगा ही। तो फिर अस्टिन कहता है कि बॉस आप कब से ऐसे इंसान बन गए। तो फिर जो इसे गुस्से में देखता है, अस्टिन कहता है कि बॉस मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि शेंजी जब जा रही होती है तो शाओ इसका रास्ता रोकने लगती है और कहती है कि तुम अपने आप को क्या समझ रही हो कि मॉम डैड ने एक बार तुम पर भरोसा कर लिए तो तुम मुझसे जीत गई हो और फिर तुम मुझे जितना चाहे उतना मार सकती हो। देखना एक ना एक दिन मॉम डैड को सारा सच पता लग जाएगा। तो शेंजी कहती है कि सच तुम अच्छी तरीके से जानती हो और वैसे भी हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। तो फिर शाओ कहती है कि हिसाब कैसे बराबर हुआ, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की तो उल्टा तुमने ही मुझे मारी हो। तभी इतने में शेंजी एक्टिंग करने लगती है कि मॉम डैड आपने सब सुन लिए। तो फिर शाओ तुरंत ही एक्टिंग करने लग जाती है कि सिस्टर मैं तो तुमसे माफ़ी मांग रही थी और तुम मुझे फिर से मार रही हो। पर तभी इतने में जैसे वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि मॉम डैड तो यहाँ पर है ही नहीं और शेंजी जल्दी से अपने रूम से बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ यूनिवर्सिटी के बाहर सभी स्टूडेंट जो के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी शेंजी यहाँ पर पहुँचती है और वो लूसी को यहाँ देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो ये भी बताती है कि मैं भी पेकिंग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। फिर शेंजी उसके हाथ में से जो की मैगजीन लेकर पूछती है कि तुम लोग ये लेकर क्यों खड़े हो। तो फिर जो बताने लगती है कि मैं यहाँ पर स्पेशल मिशन के लिए आई हूँ, मेरी ग्रैंड माँ को जो बहुत ही पसंद है, तो मुझे अगर उनके लिए उसका ऑटोग्राफ मिल जाएगा तो फिर मेरा काम बन जाएगा। इतने में हम देखते हैं कि जो अपनी कार से बाहर निकलता है और वो शेंजी को यहाँ देखकर खुश हो जाता है और तुरंत ही उसे मैगजीन लेकर कहता है कि अच्छा तो तुम्हें भी मेरा ऑटोग्राफ चाहिए। फिर वो तुरंत ही उसे ऑटोग्राफ दे देता है और फिर वो अपना स्पीच देने के लिए चला जाता है और सभी लड़कियां बस खड़ी रह जाती हैं। तभी लूसी कहने लगती है कि उसने तुम्हें ऑटोग्राफ देकर क्या है। तो फिर शेंजी कहती है कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, तुम ही रख लो। फिर इसके बाद ये सभी स्टूडेंट जब सेमिनार से बाहर आते हैं तभी एक लड़की जो की फियांसी होने का प्रिटेंड कर रही होती है, वो यहाँ पर शेंजी को बातें सुनाने लगती है कि आखिर वो कैसे जो को सेड्यूस कर सकती है। तो शेंजी भी इसे अच्छी खासी बातें सुनाती है कि वो इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। तभी इतने में जो भी यहाँ पर आकर शेंजी के साइड लेता है और वो इस लड़की को चिल्लाता है और कह देता है कि तुम मेरे मैटर में इन्वॉल्व मत होना, और फिर वो शेंजी के साथ यहाँ बाहर आ जाता है। तभी लूसी शेंजी से कहने लगती है कि लगता है जो तुम्हें लाइक करता है। शेंजी कहती है कि नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर तभी यहाँ पर
जो शेंजी से बात करना चाह रहा होता है तो लूसी इन दोनों को बात करने के लिए अकेले छोड़कर चली जाती है और जो शेंजी से कहता है कि मेरी ग्रैंडमा को जो तुमने लास्ट टाइम सॉन्ग सुनाई थी वो उन्हें पसंद आया, तो मुझे उसकी स्क्रिप्ट दे दो। तो शेंजी कहती है कि तुम मुझे अपने असिस्टेंट का नंबर दे दो, मैं उसे दे दूंगी। तो फिर ये इसे अपना कार्ड देता है। तो शेंजी इसे देखकर शॉक हो रही होती है। तो जो कहता है कि अरे हाँ, मैं तुम्हें अपनी ऑटोग्राफ देना भूल गया। फिर इसमें भी वो अपना साइन कर देता है और फिर जो यहाँ से जाने लगता है तो शेंजी उसे रोकती है और उसे ये चीज़ क्लियर करती है, मैं वहाँ पर तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं खड़ी थी और वो मैगजीन तो मेरा था भी नहीं, ऐसा बोलकर ही चली जाती है। फिर इसके बाद जो यहाँ कार में शेंजी की बातों के बारे में सोच रहा होता है और तभी फिर उसका नंबर भी ऐड कर लेता है। तभी असिस्टेंट इसे नोटिस कर रहा होता है कि वो शेंजी के बारे में सोच रहा है और वो पूछता है कि बॉस, हमें कंपनी चलना है ना। फिर इसके बाद शेंजी यहाँ घर में स्टडी कर रही होती है। तभी मेड आकर उसे बताती है कि आप जल्दी से नीचे आओ। शेंजी यहाँ पर आती है तो ग्रैंडपा उसे पूछते हैं कि तुम्हारी आंटी ये सब क्या कह रही है, क्या ये सच है। फिर आंटी यहाँ पर शेंजी को चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी चालाक हो, तुमने मुझे फूल बनाई और मेरे सारे पैसों को इन्वेस्टमेंट में लगवा दी और अब मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है तुम्हारी वजह से। तो शेंजी कहती है कि आंटी आप ये क्या कह रही है, मुझे तो बिजनेस वगैरह के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है और मैं तो गाँव से आई हुई हूँ ना। तो फिर यहाँ पर उसकी मॉम भी साइड लेते हुए आंटी को चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फेल हो गया तो तुम शेंजी के ऊपर पूरा ब्लेम कैसे लगा सकती हो। तो फिर आंटी कहती है कि अच्छा, तुम मुझे बैंकरप्ट करवाने के बाद यहाँ पर इनोसेंट बनने का प्रिटेंड भी कर रही हो और तुम्हारी फैमिली तुम पर ही बिलीव कर रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। और फिर वो शेंजी की मॉम डैड को सच बताने लग जाती है कि उस दिन शेंजी ने शाओ को धक्का दी थी और तभी वो पानी में गिरी थी। तो फिर शाओ तुरंत ही कहने लगती है कि मॉम डैड आपने सुना ना, इसने मुझे धक्का दी थी। फिर शेंजी के मॉम डैड और ग्रैंडपा उसे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारी आंटी सही कह रही है। तो शेंजी मना करने लगती है कि आंटी झूठ कह रही है। उस दिन आंटी मुझसे पूछ रही थी कि जी फैमिली में मैंने क्या बिजनेस के बारे में कुछ सुनी हूँ और इन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो फिर ये आप लोग के सामने मेरे बारे में झूठ कह देंगी कि मैंने ही शाओ को धक्का दी थी, तो इसलिए फिर मैं डर गई। आंटी कहती है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो। फिर ग्रैंडपा शेंजी से पूछने लग जाते हैं कि तुमने क्या मिस्टर जो को ये इन्वेस्टमेंट की बातें करते हुए सुनी थी। तो शेंजी कहती है कि हाँ ग्रैंडपा, मैंने थोड़ी बहुत सुनी थी और फिर मैंने वही आंटी को बताई हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। और फिर शेंजी मन में सोचती है कि अब ग्रैंडपा को भी पता लग गया होगा कि मैं उनकी कितनी काम की हूँ। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर अपनी बेटी को चिल्लाते हैं कि तुम क्या यहाँ पर झगड़े लगवाने के लिए आई हो। फिर शेंजी भी कहती है कि हाँ, ये आंटी यहाँ पर हमारे झगड़े करवाने के लिए ही आई है। शेंजी की मॉम तो खुश होने लग जाती है कि मेरी बेटी तो बड़ी कमाल की है, ये गांव से आई हुई है तो क्या हुआ, है तो बहुत ही चालाक। और फिर ग्रैंडपा तो कह देते हैं तुम अपने खुद के रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करी थी और तुम खुद बैंकरप्ट हुई हो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और फिर ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। और फिर शेंजी मन में सोच रही होती है कि मेरे से ज्यादा रूल्स को कोई जानता नहीं है और मेरे से ज्यादा रूल्स को कोई यूज करना नहीं जानता। फिर आंटी शेंजी से कहने लग जाती है कि तुम कितनी बड़ी झूठी हो ना। तो शेंजी कहती है कि आंटी मैंने पहले बोली थी कि मेरे से गलती भी हो सकती है तो मैं कंफर्म कर लेती हूँ, पर आप ही इतनी लालची थी कि आपने इतनी जल्दी बिलीव कर ली। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर शेंजी के डैड उससे बात करने के लिए यहाँ स्टडी रूम में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि देखो, तुम ग्रैंडपा को तो फूल बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं, सच बताओ कि क्या तुमने शाओ को पानी में धक्का दी थी। तो शेंजी इसके लिए मना करती है कि आखिर मैं अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो फिर डैड कहते हैं कि लेकिन तुम्हारी आंटी को तो तुमने झूठ बोली ना और उनकी इन्वेस्टमेंट फेल करवाई। तो शेंजी कहती है कि डैड, इसमें तो आपका ही फायदा हुआ ना और आप तो इससे बहुत ही खुश हुए होंगे। और फिर शेंजी के डैड भी मन में सोचने लग जाते हैं कि लड़की सच में बहुत ही इंटेलिजेंट है। फिर वो इसे जाने के लिए बोल देते हैं और तभी देखते हैं कि शाओ और चैन छुप कर इन लोग की सारी बातें सुन रहे थे। तो फिर वो उन लोग को अंदर बुलाते हैं और शाओ यहाँ पर डैड से शेंजी के बारे में कंप्लेन करने लगती है। तो फिर डैड इसे ही चिल्लाते हैं कि तुम बस हर बार अपनी सिस्टर की कंप्लेन ही करती रहती हो, अब मैं तुम्हारी और कोई फालतू बातें नहीं सुनने वाला हूँ। और वो मन में सोचते हैं कि शेंजी तो कितनी अच्छी है, वो कभी मुझे कोई कंप्लेन नहीं करती और उसने तो उल्टा मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प भी करी है। और फिर डैड इन दोनों को चिल्लाकर कह देते हैं कि तुम लोग को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया और तुम लोग फिर भी कोई काम के नहीं हो, और ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। फिर शाओ यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होने लगती है कि आखिर सब कुछ शेंजी की साइड क्यों हो गया है। तो फिर चैन कहता है कि सिस्टर, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम लोग शेंजी को इस घर से निकलवा देंगे। तो पूछती है कि क्या रास्ता है। अब हमारी सिस्टर बड़ी हो गई है ना, तो हम इसकी शादी करवा देते हैं। तो शाओ कहती है कि तुमने कितना अच्छा आइडिया दिया है, इसकी शादी हो जाएगी तो ये इस घर से निकल जाएगी और फिर इसका इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। फिर रात में हम देखते हैं कि शेंजी सॉन्ग की शीट तैयार कर लेती है और वो जो को मैसेज करके बता देती है और कह देती है कि कल तुम सॉन्ग की शीट लेने के लिए आ जाना। तो ये कह देता है कि मैं फ्री नहीं रहूँगा। तो फिर कहती है कि अपने असिस्टेंट को भेज देना। तो ये कहता है कि मेरा असिस्टेंट भी फ्री नहीं है, तो इसलिए तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि शेंजी नेक्स्ट मॉर्निंग ही जो के घर पहुँच जाती है और तभी जो यहाँ शावर लेकर बाहर आया होता है। तो शेंजी इसे ऐसे टॉवल में देखकर दूसरी तरफ फेस करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि मेरा घर है तो ऑफ कोर्स है कि मैं यहीं पर ही होऊंगा। तो शेंजी कहती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम फ्री नहीं हो।
तो कहता है कि अब मैं फ्री नहीं हूँ, मैं बस अभी जस्ट घर आया हूँ अपना ड्रेस चेंज करने के लिए और मुझे तुरंत ही अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तो शेंजी कहती है कि फिर ग्रैंडमा कहाँ पर है। जो कहता है कि वो अभी सो रही हैं। तो फिर शेंजी सॉन्ग की शीट यहीं पे रख देती है और कहती है कि अब मैं जाती हूँ। तो जोई से रोक लेता है और कहता है कि मुझे भी अभी जाना है, तो चलो मैं ही तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो की ग्रैंडमा को जब ये पता लगता है कि शेंजी यहाँ पर उससे मिलने आई थी, तो ये ग्रैंडमा तो बहुत ही खुश होने लग जाती है। फिर यहाँ शेंजी जब अपने घर पहुँचती है तो उसके ग्रैंडपा और मॉम डैडी उसे इस बारे में बताने लगते हैं कि वो लोग अब दू फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हैं और दू फैमिली का जो बड़ा बेटा है वो शेंजी में काफ़ी इंटरेस्टेड है और उसे शादी करना चाहता है। तो वो लोगों ने उनकी शादी फिक्स कर दी है और ब्लाइंड डेट भी अरेंज कर दिए। तो ये लोग शेंजी से कहते हैं कि तुम दू फैमिली के बेटे हान से मिलने के लिए जाओ। फिर ग्रैंडपा भी इसके लिए हाँ ही बोल रहे होते हैं, तो शेंजी को मानना पड़ता है। और फिर रात में हम देखते हैं कि शेंजी जो को कॉल करती है और उसे कहती है कि कल मुझे तुमसे कुछ काम है, तो मैं तुम्हारी कंपनी में तुमसे मिलने आऊँगी। तो और फिर कॉल रखने के बाद ये सोचती है कि मैं उससे पहली बार मिलने जा रही हूँ, तो मुझे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मैं कल गिफ्ट ले लूँगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शेंजी अपनी फ्रेंड लूसी को लेकर जो की कंपनी के बाहर पहुँचती है। इतने में यहाँ पर जो की कार रुकती है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर लूसी शेंजी को बताने लगती है कि जो के बारे में रूमर फैली हुई है कि उसका एक 10 साल का नाजायज़ बेटा है और लगता है वो यही है। शेंजी जानकर बहुत ही अपसेट होती है और फिर वो जो से मिलने के लिए नहीं जाती और बस उसके असिस्टेंट को ये गिफ्ट बॉक्स पकड़ा कर उसे कह देती है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। फिर इसके बाद जो जब अपनी मीटिंग से वापस आता है तो उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि मिस शेंजी आई हुई थी लेकिन आप मीटिंग में थे तो वो आपका वेट नहीं करी और चली गई, और ये गिफ्ट बॉक्स उसे दे देता है। फिर जो इस गिफ्ट को खोलकर उसमें वॉच देखता है और तुरंत ही पहन लेता है। तो असिस्टेंट भी काफ़ी शॉक होता है कि बॉस आपको तो वॉच पहनना पसंद नहीं था लेकिन आपने पहन लिए। फिर जो तुरंत ही यहाँ शेंजी को कॉल कर लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें तो मुझसे कुछ काम था ना, और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आई और बस गिफ्ट देकर चली गई, क्या तुम्हें यही काम था। तो शेंजी कहती है कि हाँ मैं बस वही देने आई थी। तो जो पूछने लगता है कि क्या कल तुम फ्री रहोगी, मेरी ग्रैंडमा तुम्हें घर पे बुलाना चाहती है। तो शेंजी मना कर देती है कि कल मैं फ्री नहीं रहने वाली हूँ, तो किसी और दिन देखेंगे, और फिर वो कॉल कट करती है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी फैमिली की तरफ से मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार करने के लिए पहुँच जाते हैं और फिर शेंजी को यहाँ पर अपने ब्लाइंड डेट से मिलने पहुँचना ही पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जो यहाँ पर शेंजी को इस लड़के से मिलते हुए देख लेता है और सोचता है कि अच्छा मुझसे कह रही थी कि वो बिजी रहने वाली है और वो यही काम करने आई है। फिर इसके बाद शेंजी का जो ये ब्लाइंड डेट होता है वो उसे बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा होता है और शेंजी को भी इसके साथ अपनी ये डेट कैंसिल करनी होती है, इसलिए वो भी इसे चिल्लाती है और साथ ही उसके हाथ पर कॉफ़ी भी गिरा देती है। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और शेंजी के ऊपर हाथ उठाने वाला होता है, पर तभी इतने में जो यहाँ पर आकर उसका हाथ रोक लेता है और फिर शेंजी इस बंदे के ऊपर स्प्रे मार देती है और उसकी आँखें जलने लगती है। जो पूछता है कि वैसे ये सब क्या था, तो शेंजी बताती है कि ये ब्लाइंड डेट मेरी फैमिली ने अरेंज करे। जो कहता है कि ये स्प्रे, तो ये बताती है कि मैं फुल तैयारी के साथ आई थी। तो जो कहता है कि प्लीज़ इसे पहले अंदर रख लो क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मेरे ऊपर भी ना स्प्रे कर दो। और फिर जो शेंजी के ब्लाइंड डेट हान को यहाँ से अपने गार्ड्स की मदद से निकलवा देता है और फिर शेंजी इसे थैंक्स करने लगती है। तो ये कहता है कि तुम क्या सिर्फ मुँह से थैंक्स बोलने वाली हो। शेंजी कहती है कि फिर क्या करना चाहिए। तो ये कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि थैंक यू बोलने के लिए हक करना चाहिए, और वो उसे पकड़ के हक करने लगता है। तो शेंजी कहती है कि हक कुछ ज़्यादा देर का नहीं है, तो जोर से छोड़ देता है और फिर कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो तुम मुझे बता सकती हो। तो शेंजी कह देती है कि मैं अपना मैटर खुद सॉल्व कर लूँगी और वो यहाँ से बाहर चली जाती है। तभी लूसी उसे कॉल करके बता देती है कि मैंने उस दू फैमिली के बेटे हान के बारे में सब पता कर लिया कि वो तो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है। आखिर तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी उसके साथ कैसे करवा सकते हैं, सच में वो लोग तुम्हें कुछ भी नहीं मानते। तो फिर शेंजी को भी बहुत ही गुस्सा आती है और सोचती है कि अब मैं उनसे बदला लूँगी। फिर शेंजी जब घर जाती है तो उसके मॉम डैड से चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो हान को वहाँ पर उस तरीके से कैसे ट्रीट कर सकती है। तो फिर शेंजी कहती है कि मॉम डैड मुझे अपनी गलती का एहसास है। तो फिर मैं हान से वापस से मिलने जाती हूँ और उससे माफ़ी मांग लेती हूँ। तो फिर ये लोग उसे उसके होटल का नंबर दे देते हैं और शेंजी तुरंत ही मानकर यहाँ से जाने लगती है। और फिर यहाँ पर शाओ को शक हो जाता है और हम देखते हैं कि शेंजी अपनी फ्रेंड लूसी से मिलने जाती है और उसके साथ मिलकर शाओ को सुनाने के लिए बातें कर रही होती है। फिर शाओ इन लोग की बातों पर यकीन कर लेती है और शाओ को ये सुनने को मिलता है कि शेंजी उस दू फैमिली के बेटे हान के साथ होटल रूम में मिलने नहीं जा रही है, बल्कि वो तो जो के साथ मिलने जा रही है। फिर शाओ शेंजी का पीछा करते हुए होटल तक आ जाती है और देखती है कि शेंजी यहाँ वेटर्स को पैसे दे रही होती है।
कि वो जो के ड्रिंक में ड्रग मिलाकर उसे दे दे ताकि ये उसके साथ नाइट स्पेंड कर सके। शाओ यहाँ पर ये सब सुन लेती है और फिर वो मेड से कहती है कि मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा पैसे दूंगी, तुम मुझे उस रूम में जाने दो। और फिर हम देखते हैं कि शाओ यहाँ पर अच्छे से जो को सेड्यूस करने के लिए होटल रूम में पहुँच जाती है, पर तभी वो देखती है कि यहाँ पर जो तो नहीं बल्कि वो उसका ब्लाइंडेड हान होता है और ये कहता है कि वैसे तो मैं शेंजी का वेट कर रहा था, लेकिन अब तुम यहाँ पर खुद आ गई हो तो फिर तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो उसे हैरेस करने लगता है और फिर शेंजी यहाँ पर अपने सभी रिपोर्टर्स को लेकर पहुँच जाती है और फिर एक्टिंग भी करने लगती है कि मेरी सिस्टर और मेरी फियांसी ने मुझे चीट किया है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने तो तुमसे शादी करने का सोच लिया था, लेकिन तुम लोग अगर खुद शादी करना चाहते थे तो मॉम डैड को खुद बता देते। तभी इतने में यहाँ पर जो भी पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता लगा था कि शेंजी यहाँ होटल रूम में हान से मिलने आई है, तो वो जेलस था, लेकिन वो ये देखकर खुश जाता है। और फिर शेंजी इससे पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ये कहता है कि मैंने सुना कि तुम मेरे साथ ही यहाँ होटल रूम में आई हो, तो मैं चेक करने आया था कि आखिर वो है कौन। फिर दोनों ही साथ में जाने लगते हैं तो शेंजी कहती है कि मुझे ज़रूरी काम है तो तुम जाओ। फिर वो चला जाता है और लूसियाँ शेंजी के पास आती है और शेंजी से बताती है कि ज़रूरी से पता लग गया है कि मैं यहाँ इसका नाम यूज़ करके ये सारी प्लानिंग वगैरह कर रही थी। शेंजी कहती है कि चलो इसको छोड़ो, वैसे अब मेरा काम तो बन गया है। फिर जब शेंजी घर जाती है तो उसके मॉम डैड को जब पता लगता है कि शाओ ने ये सारी हरकतें कर दी है तो फिर शेंजी और उस दो फैमिली के बेटे हान की तो शादी टूट जाती है और शेंजी का प्लान कामयाब हो जाता है। और फिर शेंजी के मॉम डैड तो शाओ से इतना गुस्सा हो जाते हैं और उससे रिश्ता तोड़ने का सोच लेते हैं कि उन्होंने उनकी फैमिली का नाम खराब कर दिए, तो वो उसे अपनी बेटी नहीं बनाएंगे। और फिर ग्रैंडपा भी शेंजी से इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो उसे कंपनी संभालने के लिए दे देते हैं और कह देते हैं कि अब वही इस फैमिली की हेड बनेगी। फिर शेंजी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि जो अपने ऑफिस में होता है और तभी उसका नेफ्यू यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि अगर वो किसी लड़की को लाइक करता है ना तो उसे चेज करे, अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेगा तो उस लड़की को कोई और ही उसे चुरा के लेकर चला जाएगा। फिर जो को भी ये बात सही लगती है और वो शेंजी को मैसेज करता है और फिर वो ग्रैंडमा का बहाना लेकर शेंजी को बाहर डिनर पे इनवाइट करता है। फिर जब शेंजी यहाँ पर पहुँचती है तो कैंडल और ये सारी अरेंजमेंट देखकर पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो कहता है कि ये सब रेस्टोरेंट की तरफ से, पर तभी वेट्रेस आकर बता देती है कि ये सब हमारी तरफ से नहीं है बल्कि मिस्टर जो ने खुद प्रिपेयर किया है। तभी इतने में बाओ यहाँ पर आ जाता है और जो से कहने लगता है कि अंकल ये लो। तो शेंजी ये सुनकर शॉक होती है और जो से पूछती है कि ये तुम्हें अंकल कह रहा है, तो जो बताता है कि ये मेरे बड़े भाई का बेटा है। फिर शेंजी तो ये जानने के बाद खुश जाती है कि ये जो का बेटा थोड़ी ना है, तो ये थोड़ी ना उसकी स्टेप मदर बनने वाली है। फिर बाओ यहाँ से जाते हुए जो को गुड लक बोलते हुए जाता है और फिर जो तुरंत ही यहाँ नीचे बैठकर शेंजी को रिंग दिखाने लगता है। तो शेंजी अपना हाथ देती है और ये उसे हाथ में पहना देता है। जो कहता है कि तुमने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करी इसलिए यानी तुम मुझे हाँ कह रही हो ना, तो कहती है कि किस चीज़ को हाँ कह रही हो। तो फिर ये कहता है कि गिफ्ट लेने के बाद तुम्हें मुझे थैंक्स भी तो करना चाहिए। तो शेंजी कहती है कि तुम्हें हक करना होगा ना, तो जो कह देता है कि लगता है तुम्हें पता ही नहीं है कि थैंक्स करने के लिए किस करना होता है। फिर वो जैसे उसे किस करने चाहता है तो शेंजी कहती है कि तुम झूठ कह रहे हो। तो जोई से बताने लग जाता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। शेंजी कहती है कि क्या तुम मुझे कन्फेस कर रहे हो। देखो मैं तुम्हें हाँ कह सकती हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें अपने रूल्स बताऊंगी क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल वुमेन हूँ और हमारे यहाँ पहले रूल्स बताए जाते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं ऐसे टाइप की हूँ कि मुझे ज़िंदगी भर का साथ चाहिए। तो जो कह देता है कि मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं और फिर वो उसे किस करने लग जाता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।